एंड आज का स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। जो आप एसएसटी के टेस्ट देंगे या कोई और टेस्ट आप देते हैं सेंट पॉल रिसर्च कमीशन की, तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो सेंट पॉल रिसर्च कमीशन की जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट होती हैं, तो उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। जो भी सेंट पॉल रिसर्च कमीशन की आप टेस्ट देंगे उसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। तो उसमें ये होता है फार्मूला निगेटिव मार्किंग का कि अगर 100 एमसीक्यूज हैं, तो अगर आप एक एमसीक्यूज गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपकी काटी जाएंगी। अगर आप 4 एमसीक्यूज गलत करते हैं तो मतलब आपका एक जो सही होगा वो भी गलत हो जाएगा। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब टेस्ट 100 एमसीक्यूज की होगी। फॉर एग्जाम्पल, 100 से आपके जो है वो 60 करेक्ट हैं और 40 जो है वो रॉन्ग है। 40 रॉन्ग है तो मतलब 0.25 मार्किंग है, तो मतलब 10 मार्क्स जो है आपकी वो चली जाएंगी। मतलब 60 आपके दुरुस्त हैं तो 10 उसमें से भी चली जाएंगी, बाकी आपके 50 बचेंगे। निगेटिव मार्किंग का ये होता है। अगर 50 एमसीक्यूज की टेस्ट होती है, मतलब वो उसमें 100 एमसीक्यूज नहीं है, 50 एमसीक्यूज हैं। अगर 50 एमसीक्यूज की टेस्ट है तो फिर उसमें 0.5 का फार्मूला होता है, 0.25 का नहीं होता। 0.5 मतलब आधी मार्क। अगर आप 2 एमसीक्यूज गलत करेंगे 50 एमसीक्यूज की टेस्ट में, तो आपका एक जो है वो भी कटा जाएगा। दो तो वैसे भी गलत हैं, लेकिन एक जो और सही होगा वो भी माइनस हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग में ये होता है। अगर आप 4 एमसीक्यूज फॉर एग्जाम्पल गलत करते हैं, तो आपके 2 एमसीक्यूज जो सही होंगे वो भी काटे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स हैं, सॉरी 50 एमसीक्यूज हैं, तो 50 एमसीक्यूज में से जो है वो आप 30 सही करते हैं, 20 गलत करते हैं। तो 20 गलत करते हैं तो 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो 20 का हाफ क्या होगा, 10 होगा। तो 30 तो आपके वैसे सही थे, लेकिन नेगेटिव की वजह से 10 आपके और भी चले जाएंगे। बाकी कितने सही बचेंगे, 20। 20 सही बचेंगे तो डबल उसको करेंगे तो आपका 40 स्कोर बनेगा 100 से। तो ये फार्मूला होता है 0.5 और 0.25 का, 100 मार्क्स का और 50 मार्क्स का। 50 वाला पेपर वैसे देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू 100 मार्क्स। जो 100 मार्क्स का पेपर होता है वो कुछ आसान होता है, क्योंकि उसमें निगेटिव भी कम होते हैं और उसमें चांस भी बहुत ज्यादा होती हैं। चांसेस होती हैं कि अगर कोई एक एमसीक्यू आपको नहीं आता है तो दूसरा आता होगा। लेकिन जो 50 मार्क्स का टेस्ट होती है तो उसमें डिफिकल्ट है टेस्ट देना। लेकिन जो ये एसएसटी की टेस्ट है ये मुझे लग रहा है कि 100 एमसीक्यूज की होगी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं। तो लाजमी बात है, अगर सब्जेक्ट ज्यादा हैं तो एक एक एमसीक्यूज तो नहीं आएगा। तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। तो मुझे लगता है कि 100 एमसीक्यूज की टेस्ट लेंगे एसएसटी की, और शायद इसमें निगेटिव भी ना हो। लेकिन निगेटिव की मैं जो है वो कोई आपको मतलब 100% श्योरिटी नहीं देता हूँ, क्योंकि एशियन पॉलिसी कमीशन है तो इसमें निगेटिव का रूल लेक्चरर में भी था, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में भी था, तो यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन 100 एमसीक्यूज वाले जो चांसेस हैं वो मुझे 80% लग रहे हैं कि 100 एमसीक्यूज की शायद टेस्ट हो आपकी। तो बहरहाल 100 की हो या 50 की हो, आपको तो रेडी रहना है। आपको जस्ट मैंने फार्मूला बता दिया है कि ये निगेटिव का फार्मूला होता है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक बात समझ आ गई आपको निगेटिव की, कि हाँ निगेटिव कैसे जी होती सर। है। क्लियर हो गई बात सबकी, या किसी के माइंड में क्वेश्चन है? क्योंकि जब वो की आती है ना तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि निगेटिव क्या मार्क्स हैं, कैसे होती हैं, क्या होता है, नहीं होता है। जहाँ जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना, वहाँ पे भी बड़ा रोल होता है इसका, निगेटिव का। जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो इसके लिए इसको समझना लाजमी है। अगर किसी को समझ नहीं आई ये बात तो पूछे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? सर सीसी की जो स्क्रीनिंग होती है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो उसमें कितने एमसीक्यू? बिल्कुल। उसमें कभी 100 आते हैं, कभी 50 आते हैं। 2018 में जो सीसी हुई थी उसमें 50 एमसीक्यूज आए थे, 2019 में 100 आए थे। फिर 2020 में मेरे ख्याल में कि शायद उसमें भी 100 थे। तो कभी 100 आते हैं, कभी 50 आते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी? कोई स्टूडेंट नहीं पूछ रहा तो मतलब सबको ये बात क्लियर हो गई है। तो हम आगे स्टेप पे चलते हैं। उसमें आपको ये मैं बताऊंगा
कि आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग को कैसे, मतलब सामने उसका जो है वो उसको फेस करना है, उसको टैकल कैसे करना है। तो उसके हवाले से मैं ये बताऊंगा कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसके लिए बेहतर है कि मैरिड या तो पंजाबी। आप, यस, व्हाट आर यू आस्किंग? प्लीज क्लास के दौरान खामोश हो जाएं, ताकि जो है क्लास में डिस्टरबेंस ना हो किसी के साथ। काइंडली खामोशी से सुने। तो अभी हम बात करेंगे जो नेगेटिव मार्किंग है ना, उसकी हवाले से। तो आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करने हैं? फॉर एग्जांपल 50 की टेस्ट है, 50 में से आपको जो है वो 20 एमसीक्यूज 100% करेक्ट आ रहे हैं, कि 100% ये दुरुस्त हैं। तो आप क्या करेंगे कि सारे एमसीक्यूज करके आएंगे 50 से 50, या कोई 30 करेंगे या 35 करेंगे? आपका क्या मतलब राय है, कितने एमसीक्यूज करने चाहिए? अगर आपको 50 से 20 एमसीक्यूज दुरुस्त आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? सर मेरे हिसाब से दूसरे छोड़ने चाहिए। दूसरा स्टूडेंट कोई? सर जब आ ही कम रहे हैं तो फिर तो चांस सारों पे लेना चाहिए। जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी यही कहूंगा, मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर देखिए आपको 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 30 नहीं आ रहे हैं, तो आप 20 पे कैसे पास होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि शायद 20 पे हम पास हो जाएंगे, 20 की 40 मार्क्स बनेंगे, तो 40 में आप कैसे पास होंगे? इतना कंपटीशन है, आपको खुद को पता है कि कंपटीशन में 40 पे तो कभी भी पास नहीं होगा। 100 से कम फिर भी आपके 60 मार्क्स तो होने चाहिए। अगर आपको 30 दुरुस्त आ रहे हैं एमसीक्यूज, फिर आप भले जो है वो उस पे कोई जो है वो मतलब कम लगाएं, फिर भी आपको कुछ लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर आप कम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आई 20 एमसीक्यूज रहे हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए यही सजेशन रहेगी मेरी, कि अगर आपको कम एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके लिए आप ये करें कि कम एमसीक्यूज के हवाले से आप फिर सारे करके आए। अगर आपको 30 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो फिर जो है वो 30 एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ फिर भी चांस है कि आप कम करें। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मैं थोड़ा जो है वो बिजी हो गया, कोई दोस्त आ गया। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि आपको जो है वो कितने एमसीक्यूज करने चाहिए। दूसरी ये बात होती है कि अगर आपको देखें 30 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ये ना सोचें कि जो है वो 30 आ रहे हैं तो मैं 30 करूं। ऐसे नहीं करें। फिर आपको ये करना होगा कि अगर 30 आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि 5 से 10 और भी एमसीक्यूज कर लें, और वो एमसीक्यूज करें जिसमें आपको 50-50 चांसेस हैं, मतलब ऐसे लगता है कि शायद ये सही हो जाए। लेकिन ऐसे भी एमसीक्यू होते हैं जिसपे आपको 100% मतलब कुछ भी पता नहीं है, मतलब आप समझते ही नहीं है कि इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। एक तो ऐसे एमसीक्यू होते हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि इसमें या तो ए होगा या तो सी होगा, बी और डी तो कंफर्म है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि जापान की कैपिटल बताएं। फिर मैं ऑप्शंस देता हूँ, वहाँ पे ऑप्शंस में ये लिखता हूँ कि जो है वो, मैं ऑप्शन में आपको देता हूँ ओटावा। उसके बाद देता हूँ मैं आपको दूसरा ऑप्शन कौन सा देता हूँ आपको, मैं देता हूँ इटली, सॉरी, दिल्ली। और उसके बाद मैं देता हूँ आपको टोक्यो। उसके बाद मैं आपको दे देता हूँ जो है वो वाशिंगटन। तो अभी आपको वाशिंगटन का तो पता होगा सबको कि ये अमेरिका का है, या न्यूयॉर्क देता हूँ वो अमेरिका का है, वो तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन दिल्ली भी आपको पता है, आप सुनते रहते हैं कि ये इंडिया की है। बाकी कौन से ऑप्शंस रह गए? गोवा रह गया और टोक्यो रह गया। अगर टोक्यो। आपको जैसे, हाँ बिल्कुल टोक्यो ही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वो जो है ना, वो मैं मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जिसने नहीं पढ़ा होगा कि जापान की कैपिटल कौन सी है, ओटावा है या टोक्यो है। तो अगर आपको इतना पता है कि वाशिंगटन भी नहीं है और जो है वो आपकी दिल्ली भी नहीं है, बाकी दो ऑप्शन है, फिर आप जो है वो गैस कर सकते हैं, फिर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि फिर 50-50% जो है ना वो प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन ये सही होगा, 50% प्रोबेबिलिटी होती है रॉन्ग हो सकता है, लेकिन 50% तो चांसेस है ना फिर भी। तो लाजमी बात है, 50% जब चांसेस होती हैं, तो ऐसे 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, तो लाजमी है उससे कोई 5-6 तो सही भी हो जाएंगे।
तो अगर 50 MCQ की टेस्ट है, 5-6 सही होते हैं तो 2-2 मार्क्स होती हैं, तो 12 मार्क्स आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, अंदाजा गैस कर सकते हैं। देखिए, मैंने सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो नेगेटिव मार्किंग वाली बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, स्पेशली जो सीसी होती है ना, वो डिफिकल्ट होती है बहुत। तो सीसी में जो पीएमएस की हमारी होती है सिंध की, उसमें मैंने 2018 में दी थी, फिर 2019 में मैंने नहीं दी थी, 2020 की मैंने दी थी, 21 की दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना वो कॉन्जिक्यूटिवली तीनों सीसीज मेरी नेगेटिव काट के पास हैं और अच्छे स्कोर से पास हैं, फ्लाइंग कलर्स से 70+ में। तो उसका सिर्फ रीजन ये है कि मैंने जो है वो क्वेश्चंस को सही से जो है अटेम्प्ट किया था, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया था। मैं कोशिश करता था कि उस पे अंदाजा लगा सकता हूँ या लगाता था कि जो क्वेश्चंस में मुझे कुछ चांसेस थे कि ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें अंदाजा ही नहीं लगता कि इसमें क्या होगा, वो मैं क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कुछ भी अंदाजा नहीं लगता, मतलब यही पता ही नहीं चलता कि ए है, बी है, सी है, डी है। फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस स्पेशली वो होते हैं जो फैक्ट्स वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी पूछ रहा है, और जीडीपी आपको कभी भी आपने नहीं पढ़ा पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो बेहतर तो ये है कि आप वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करें, तो बेहतर है। लेकिन जो लोकेशंस वाले होते हैं या हम जो है जिस ऑप्शंस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल के ऑप्शंस आ गए, करेंसी के ऑप्शंस आ गए, जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, तो वो वाले आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें 50-50% चांसेस हैं। ठीक हो गया? तो ये बात क्लियर हो गई आपकी? एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, ठीक है। ये कितने आपकी बात। एमसीक्यूज कितने एमसीक्यूज जो हैं वो करेक्ट हों, आपको लगे कि इतने अब हमारे करेक्ट हैं तो हमें जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए? अगर आपके 45 दुरुस्त हैं 50 MCQ से, या 40+ सही है, 42, 43, फिर आप धोखा ना लगाएं एक भी वाली। फिर मतलब ऐसे तो है, इतनी तो चांसेस हैं कि आपका पास हो जाएगा टेस्ट, तो फिर आप ना लगाएं। लेकिन अगर 30+ आपको आ रहे हैं ना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 30+ मतलब 60 स्कोर बनता है, तो 60 स्कोर सर कम अगर स्कोर। 35 ठीक तक है, हो, 35 तक तो 70 भी बन जाएगा, लेकिन अगर आगे रिस्क लेते हैं और वो चीज गलत हो जाती है तो फिर तो 70 से आप मतलब नीचे आ जाएगा ना स्कोर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अंदाजा है ना, देखें, 30 जब आपको आ रहे हैं एमसीक्यूज और आपको अंदाजा ही लगाना है बाकी एमसीक्यूज पे, तो अंदाजा उस पे लगाएं जिसमें आपको 50-50 चांसेस हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें क्या होगा, तो फिर उसमें आप अंदाजा ना लगाएं, फिर उसको आप छोड़ दें। लेकिन जिस क्वेश्चंस में अंदाजा लगा सकते हैं, लगता है मतलब कि ये ए होगा या डी होगा, या फॉर एग्जाम्पल ये बी सी, इस दोनों में से कोई एक है, तो उसको आप अटेम्प्ट करें। बाकी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 100% हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा, तो उसको ना करना चाहिए। वो नुकसान में जो है ना वो जा सकता है क्वेश्चन, तो बेहतर है उसको अटेम्प्ट नहीं करें। और कोई क्वेश्चन? सर 100 वाले के लिए भी कुछ क्राइटेरिया बता देंगे, उसमें से कितनी करनी चाहिए? 100 की अगर टेस्ट है ना, तो उसमें भी सेम फार्मूला है। अगर 30 की बात कर रहे थे तो उसकी मतलब है 60, अगर हम 40 की बात कर रहे हैं मतलब 80, ऐसे ही समझ लें आप, उसको डबल कर दें बस। मतलब अगर आपको 60 MCQs आ रहे हैं 100 MCQs में से, 100 की टेस्ट से, तो कोशिश करें आप जो है ना वो 80 तक भली जाएं। लेकिन वो क्वेश्चंस करें जिसमें आपका कुछ अंदाजा है। अगर कोई अंदाजा नहीं है तो कोशिश करें 70 तक करके छोड़ दें बस। और ऐसी तरह से फॉर एग्जांपल आपको कोई जो है वो 30-40 MCQs आ रहे हैं, 100 की टेस्ट है, तो अगर 30 आ रहे हैं तो 30 पे तो कुछ भी नहीं बनेगा, कम से कम 60 स्कोर होना चाहिए। तो फिर आप जब देखेंगे 80 तक चले जाएं, 80 तक कर लें। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा, मतलब आपके कोई 20-25 बन रहे हैं, तो कोशिश करें 100 से 100 ही करके आए, फिर आपका नसीब है। अगर मतलब अंदाजे आपके लग गए, आपका गैस लग गया तो अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वैसे ही वो नहीं होगा। तो बेहतर है कि 100 से 100 ही कर लें। सर और पेपर कोई सॉल्व क्वेश्चन? करने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, तो वो ट्रिक्स भी तो शेयर करें ना। वो मैं बताता हूँ ना, थोड़ा सब्र करें, सारा कुछ मैं बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। अगर कुछ ना बताऊं, कोई चीज रह जाए तो भले आप क्वेश्चन करें, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उससे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें।
बाकी ये मैं बताऊंगा, ट्रिक्स में अभी बताऊंगा ना, अभी उस पे आएंगे, ट्रिक्स पे आएंगे। ओके। ट्रिक्स के हवाले से मैं बताऊंगा कि ट्रिक्स जो है वो अटेम्प्ट करने की कौन सी है। तो इसके हवाले से एक तो जो ट्रिक होती है, मैंने जो देखा है वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल चार ऑप्शन है, 100% ये अप्लाई नहीं होती है, ये तब आप अप्लाई करें जब आपके पास कोई चारा ना हो, मतलब आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश करें कि उससे जो है वो हट के रहें। तो ये ट्रिक होती है कि चार ऑप्शन होते हैं, सबसे जो बड़ा ऑप्शन होता है वो अक्सर दुरुस्त होता है, सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल ABCD चार ऑप्शन हैं, जिसमें से सी जो है वो तकरीबन कोई 3 लाइन पे उसका जो है वो ऑप्शन है, और ए वाला भी छोटा है, बी वाला भी छोटा है, डी वाला भी छोटा है। तो आप कोशिश करें उस सी वाले को टिक करें, क्योंकि वो क्यों बड़ा आया है, उसका कोई रीजन तो होगा ना, मतलब वो सही ऑप्शन ही है इसीलिए वो बड़ा आया है। तो ऐसे होता है, कंप्यूटर में भी ये ट्रिक अप्लाई होती है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के होते हैं, स्पेशली ये दोनों इसमें अप्लाई होती है ये ट्रिक। जीके में तो कम होती है, लेकिन साइंस और कंप्यूटर में अप्लाई हो जाती है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर चार ऑप्शन है ABCD, उसमें ए भी बड़ा है, बी भी बड़ा है, डी भी बड़ा है, सी छोटा है सबसे, मतलब कोई एक दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो कोशिश करें उसको अटेम्प्ट करें। और थर्ड ट्रिक ये है कि देखेंगे आप पहले जो है वो क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करते हैं, तो सारे क्वेश्चंस जो है वो एकदम अटेम्प्ट ना करें, मतलब ऐसे ना करेंगे एक दो तीन चार ऐसे अटेम्प्ट नहीं करें। जो पोर्शन आपको सबसे इजी लग रहा है वो अटेम्प्ट करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि कभी कभी टाइम का इशू भी आ जाता है, स्पेशली जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स को पहले करते हैं तो उसका टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है, फिर टाइम कम होता है। तो मैथमेटिक्स को हम आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, या इंग्लिश है तो उसको लास्ट में करें। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के दौरान कोई भी जो है वो डिप्रेशन ना लें, भले ही कितनी भी कम मार्क्स हो, और ज़हन ज़हन से सवाल को अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जांपल जब सिनोनिम एंटोनिम की बात आती है, तो इंग्लिश में स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो सिनोनिम को एंटोनिम समझ लेते हैं, या एंटोनिम होता है तो उसको सिनोनिम समझ लेते हैं, और गलत कर लेते हैं। और टेस्ट बनाने वाले भी ये करते हैं कि जो का ए ऑप्शन है वो ऐसा रखते हैं कि जब वो सिनोनिम ही लगे, लेकिन वो पूछ तो एंटोनिम रहा है, लेकिन हम उसको सिनोनिम समझ के ए ऑप्शन को कर लेते हैं। तो ये थोड़ा ख्याल रखें। उसके बाद जब आपका बोथ ऑफ दीज की आती है, या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आता है, या बोथ ऑफ दीज का, तो कोशिश करें ऑल ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज को क्लिक करें। उसके बाद ये भी होता है कि जब आप 100 MCQs पढ़ते हैं, तो शायद कोई 21 नंबर पे ऐसा MCQs होगा जो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें जवाब मौजूद होगा जो 100 नंबर पे होगा, या 99 पे होगा, या मतलब 90s में होगा, या 80s में होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एग्जाम्स के दौरान ऐसे होता है, कोई डेट होती है, कोई मतलब फिगर फैक्ट होता है, तो वो दूसरे क्वेश्चन में मौजूद होता है। तो टक्कर ना करें, जल्दी ना करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, खामोशी से पढ़ें, उसको अच्छी तरह से देखें, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बाकी इसके बाद और कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? If you have any question, please ask. If you have any question, कोई है क्वेश्चन? सर ये जो अभी लास्ट पे पॉइंट बताया ये वापस रिपीट कर दें। कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन पूछे? जो लास्ट में आपने डेट एंड फिगर फैक्ट्स का बताया है ना पॉइंट ट्रिक जी का, जी, वो वापस आप रिपीट कर दें। मैं ये बात बताई थी कि अगर मतलब कोई ऐसा फिगर फैक्ट होता है ना जो फॉर एग्जाम्पल 21 क्वेश्चन में आता है, या 20 कह लें, या 30 कह लें, कोई भी क्वेश्चन कह लें, वो क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में जो है वो कितने प्रोविंसेस है। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको आ रहा है। और नीचे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, 90s में होगा, 80s में होगा, कहीं पे भी हो सकता है, तो उसमें उसका आंसर लिखा होगा कि देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान व्हिच इज द लार्जेस्ट फॉलोइंग। ठीक है, तो ऐसे मतलब मौजूद होता है आंसर, क्वेश्चन में आंसर मौजूद होता है। तो आप कोशिश करें जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करें तो सब क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, फिर उसको अटेम्प्ट करें। जो 100% आपको आता है वो तो भली कर लें, वो बेशक आप कर लें, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो शायद उसका कोई ना कोई एक दो ऐसे क्वेश्चंस भी हों जिसके जवाब मौजूद हों, तो वो आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एनी क्वेश्चन? नो सर।
अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलें। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसके हवाले से अ, अभी जो दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको ट्रिक के हवाले से, वो ये होती है कि कभी कभी जो है ना वो रेलेवेंसी भी हम देखते हैं वर्ड्स, मतलब ट्रिक्स देखते हैं। ट्रिक्स में ये होता है कि पेयर देखते हैं, या मतलब ऐसा कोई ना कोई जो है ना हमें क्लू मिल जाता है। जैसे जी वर्ड है, जी वर्ड आता है तो हम समझ लेते हैं ये चाइना के लिए होता है। ठीक हो गया। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिससे हम पता चलता है। जहाँ साइंस होती है ना, साइंस में आप वोकेबलरी याद करें। साइंस में वोकेबलरी मतलब ऐसे, जैसे पोडा हो गया, पोडा साइंस में क्या होता है, मतलब फीट हो गया। कार्डियो हो गया, मतलब इसके हवाले से हर्ट होगी, कोई ना कोई ऐसा आंसर होगा जो हर्ट से रिलेवेंट होगा। ठीक है। कार्डियोग्राम मैं कह लूँ, कार्डियोग्राफी कह लूँ, कार्डियोलॉजी कह लूँ, तो आप समझ लेंगे ये सारी चीजें किसकी हैं, हर्ट की हैं। नेफ्रो में कह दूं तो नेफ्रो मतलब किडनी के हवाले से हैं। तो ऐसे साइंस में भी आपकी जो है ना वो कैब काम आ जाती है, जहाँ पे क्वेश्चंस आपको याद भी नहीं होते, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा देते हैं कि ये सही होगा। ठीक है। तो इसी तरह से ये कुछ साइंस की जो वोकेबलरी है, साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, वो पढ़ लें तो बेहतर है। नहीं तो मैं भी आपको कोशिश करता हूँ कि कल या तो ये बता दूं। ठीक है ना। वैसे चीजें बहुत हैं, आप खुद भी कोशिश करते हैं रहें ताकि जो है ना वो क्लियर हो जाए आपकी चीजें, और कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, लेंथी कोर्स है। तो ये भी कुछ वोकेब के हवाले से। और दूसरी इसके अलावा और बात जो है वो ये होती है, इंग्लिश में वो अप्लाई होती है। इंग्लिश में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं उसमें कभी कभी ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल जो सिनोनिम है वो वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाए भी थे सिंधी वाले। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, तो उसमें एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो वर्ब है, तो जो ऑप्शंस नीचे दिए होंगे तो उसमें भी आपको चूज करना है वर्ब कौन सा है, वो वाला ही दुरुस्त बनता है ऑप्शन। ये भी ट्रिक अप्लाई होती है, तो इसको भी आप थोड़ा माइंड में रखें। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, तो बाकी इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि कभी कभी ये होता है कि डी ऑप्शन दुरुस्त होता है। आपको लगता है ऐसा है कि शायद ए ऑप्शन दुरुस्त होगा, लेकिन डी दुरुस्त होता है। तो आप कोशिश करें जब टेस्ट अटेम्प्ट करें ना, तो कभी भी जो आपको 100% भी श्योर है कि ये सही है ऑप्शन, वो नहीं करें, नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। उसके लिए थोड़ा आप सब्र करें। ए ऑप्शन अगर आपको आ रहा है कि ये 100% दुरुस्त है, फिर भी आप पढ़ें, बी भी पढ़ें, सी भी पढ़ें, डी भी पढ़ें। ठीक है। अगर ई है तो वो भी पढ़ें, फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, भले आपको 100% आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि चक्कोर क्या है। एक ऑप्शन मैं कह रहा हूँ कि ये नेशनल सिंबल है पाकिस्तान की। उसके बाद ये कह रहा हूँ कि मैं ये बर्ड है। फिर मैं कह रहा हूँ कि चक्कोर जो है वो पाकिस्तान में मिलता है। फिर मैं कह रहा हूँ ऑल ऑफ दीज है। तो ये नेशनल सिंबल भी है, एज अ बर्ड, बर्ड भी है, और पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है। तो मतलब ऐसे ऑप्शंस भी कभी कभी हो जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ नेशनल बर्ड को ही करते हैं। तो जल्दी नहीं करें, थोड़ा आप जो है ना वो सब्र से काम लें। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब जोश में आ जाते हैं ना, या नर्वस हो जाते हैं, ऐसे ही कहें नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस होने की वजह से वो जल्दी में गलती कर देते हैं, और वो फिर जो है ना वो घर जब जाते हैं, वापस आते हैं टेस्ट दे के, फिर वो जो है वो कहते हैं हमने गलत कर दिया, ये कर दिया, ये तो मुझे पता था। तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। फिर आपको भली पता हो ना हो, लेकिन वो गलत हो गया तो मतलब वो आपकी मार्क चली गई, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो है ना वो जल्दबाजी करने से बेहतर है आराम से काम लें। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि जो मतलब क्वेश्चन जैसे जीके है ना, जीके में कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं होती है इतनी। मैथमेटिक्स को आप टाइम दें, इंग्लिश को आप टाइम दें, लेकिन जीके की तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो आपको आते होंगे या तो नहीं आते होंगे, एक ही साइड हो जाएंगे। बाकी मैथ में आप कोशिश करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, या इंग्लिश में जितनी कोशिश करेंगे, उतने आप क्वेश्चंस ज्यादा ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा
जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करें तो रिलैक्स हो जाएं, वहाँ पे आप कोई जो है वो मतलब ट्रॉफी वगैरह भी लेके जाएं और कोई जूस वगैरह भी लेके जाएं, पानी भी लेके जाएं, ताकि आपकी एनर्जी भी हो और आप जो है वो फ्रेश होके जाएं। और कोई भी टेंशन लेके नहीं जाएं कि ये नहीं होगा तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, मेरी टेस्ट फेल हो जाएगी, ये लास्ट टेस्ट है मेरी। तो ये माइंड में नहीं रखें और अभी से नहीं रखें। सुकून से रिलैक्स होके जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और लोगों की तरफ नहीं देखें कि ये इसने सारे टेस्ट कर लिए। और स्पेशली कोशिश करें कि कोई जो है ना वो मतलब टाइम वाली ऐसी चीज लेके जाए ताकि आपको टाइम का पता चले कि इतना टाइम हुआ है, बाकी इतना पड़ा है, बाकी इतना पड़ा है। तो उसी हिसाब से उसी रफ्तार से आप अटेम्प्ट करें। पहले रिलैक्स होके अटेम्प्ट करें और पहले मतलब ऐसा पोर्शन आप अटेम्प्ट करें जिसमें आपकी ग्रिप है। हर किसी की अपनी ग्रिप होती है, किसी को मैथमेटिक्स में ग्रिप होती है, किसी को साइंस में होती है, किसी को सिंधी में, किसी को इंग्लिश में। तो जब आप वो अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको उसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, आपको जो है वो एंजॉयमेंट भी आपके लिए हो जाएगी और आप रिलैक्स होकर उसको अटेम्प्ट करेंगे। जबकि फॉर एग्जांपल मेरी मैथमेटिक्स वीक है, मैं डायरेक्टली मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करूंगा ना तो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, मैं नर्वस हो जाऊंगा और मुझे परेशानी होगी कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा। तो ऐसे कभी भी नहीं करना। जिस पोर्शन में आपकी ग्रिप है उसको ही आप पहले अटेम्प्ट करें। जिस जिस स्टूडेंट की, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी फील्ड है, जो भी आपकी फील्ड है पहले आप उसको अटेम्प्ट करें, फिर आप दूसरे को, फिर तीसरे को। जो मतलब डिफिकल्ट पोर्शन है वो सबसे आप लास्ट में अटेम्प्ट करें तो बेहतर है। मैं तो मैथमेटिक्स जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। मैथमेटिक्स में आपका सारा टाइम चला जाता है, फिर आपके क्वेश्चन सारे रह जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना। और स्टूडेंट्स जो है ना, मैं तो ऐसे भी करता हूँ कभी कभी ना कि लास्ट से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला सबसे आसान क्वेश्चन होता है ना, तो मैं लास्ट से ही शुरू करता हूँ टेस्ट को। 90 एमसीक्यू से शुरू करता हूँ, 90, 91, 92, फिर मैं 1 नंबर पे आता हूँ। मतलब ऐसे ही मैं रैंडमली अटेम्प्ट करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करता कि क्वेश्चन 1 करूँ फिर 2 फिर 3, ऐसे नहीं। मैं जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ रैंडमली करता हूँ। तो आपको भी ये सजेस्ट करूंगा, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो उसको एज ए सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, बिल्कुल रैंडमली अटेम्प्ट करें, कोई इशू नहीं है उसमें। और उसके बाद ये देखें कि आपका जो टेस्ट है उसमें रोल नंबर वगैरह ये सारे लिखने हैं। इसकी वजह से भी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं जब रोल नंबर वगैरह नहीं लिखते हैं। तो पहले जब आप जाएं रोल नंबर लिखें और जो है वो मतलब रिलैक्स होके बैठें और लोगों की तरफ ना देखें या कुछ। टेस्ट से पहले एक मैंने ऑब्जर्व की ये चीज, जब टेस्ट होती है ना तो टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स के हाथ में बुक्स होते हैं, वो पढ़ते रहते होते हैं, रट्टे लगाते होते हैं। तो ये किसी काम के नहीं है। जब आपकी टेस्ट है तो उससे 1 घंटा पहले आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या करेंगे? 1 घंटा पहले कम से कम 1-2 घंटे आप रिलैक्स होके जाएं। जिस दिन आपकी टेस्ट है उस दिन बिल्कुल आप कुछ भी नहीं पढ़ें, उससे पहले जो भी पढ़ना था आपको वो आपने पढ़ लिया है। तो टेस्ट वाले दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होना है और जो है वो चिल करनी है, सुकून करना है, आराम से जो है वो टेस्ट में जाना है और अल्लाह पाक का जो है वो जिक्र करना है। इंशाल्लाह आपकी टेस्ट जो है वो अच्छी हो जाएगी। बाकी ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है ना वो आपको नर्वस भी करेंगे, आपने क्या पढ़ा है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप भी उनसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा शायद मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको पता है कि जो है एजुकेशन बहुत वसी है, बहुत बड़े किताब हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लाजमी 100% तो कभी भी नहीं कर सकते ना। कोई भी बंदा नहीं है ऐसा जो कहे कि मैंने 100% तैयारी की है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। और कुछ लोग आपको ऐसे लगेंगे कि शायद वो आपसे ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट हैं या ज्यादा आपसे मार्क्स लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी नॉर्मल स्टूडेंट भी अच्छा स्कोर ले जाते हैं। लेकिन मेन बात होती है टेस्ट के टाइम अपने आप को कंट्रोल में रखना। जिसने कंट्रोल में रखा वो पास हो जाएगा, जिस जो नर्वस हो गया वो फेल हो जाएगा, भले ही कितना भी वो इंटेलिजेंट है। जब नर्वस हो जाता है तो इंटेलिजेंट ही फेल हो जाते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो मतलब कॉम्पिटेंट होते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये तो पास हो जाएगा, वो ही फेल होते हैं। जिसके लिए हम कहते हैं ये फेल होगा, ये पास नहीं होगा, वो पास हो जाते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। तो कंट्रोल में रखना जो है ना वो मेन होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो वो गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो 22 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना होता है उनको, तो वो 23 में जो है वो फिल कर देते हैं सर्कल को, या वो 20 जो है 2 को 32 में कर रहे होते हैं। तो ये भी देखना होता है। कभी वो क्या करते हैं कि डी ऑप्शन करना होता है तो वो ई में कर लेते हैं, या मतलब ई करना है तो डी कर लेते हैं। तो थोड़ा इस बात का भी ख्याल रखना होता है हमें।
ये सिर्फ किसकी वजह से होता है? नर्वसनेस की वजह से होता है। जब आप नर्वस हो जाते हैं, जब आप जो है वो मतलब ऐसे कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, ये इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचें, रिलैक्स होके टेस्ट दें। ठीक है? और किसी के जो है वो तरफ अपना ध्यान ना दें, और किसी के कहने पे भी अटेम्प्ट नहीं करें। अगर आपको पता है ना कि ये सही है, कुछ स्टूडेंट कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है एग्जाम में, फिर वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से पूछते रहते हैं, यार इसमें क्या होगा। फिर वो जो दूसरे बताते हैं ना आपको, वो ऐसे थोड़ी करेंगे कि आपकी गाइड करें, वो खुद भी आपको गलत गाइड करेंगे, गलत बताएंगे कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन वो गलत होता है। एक स्टूडेंट था मेरा, उसको मैथ नहीं आती थी, तो उसने बताया था, सर मैंने किसी और स्टूडेंट से पूछा है, उसकी बहुत अच्छी मैथ है, वो इंजीनियर था, तो उसने मेरे साथ मुझको जो है वो सारे क्वेश्चन सही बताए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर जब आंसर की लगी, तो उसको पता चला कि जो मैथमेटिक्स के उसके क्वेश्चंस थे, वो एक भी सही नहीं हुआ, सारे के सारे गलत हुए। वो किसकी वजह से गलत हुए? सिर्फ उस इंजीनियर की वजह से, जिसने उसको कॉपी करवाई टेस्ट में। क्यों गलत हुए वो क्वेश्चंस? क्योंकि उसको पता था कि ये पास हो जाएगा, कंपटीशन है, इसको फेल करवाना है, तो मैं क्या करूं, इसको गलत बताऊं ताकि ये फेल हो जाए। तो ये भी होता है स्टूडेंट्स में ना, अक्सर बार देखा जाए तो वो ऐसे नहीं चाहते हैं कि आप भी पास हो जाएं, वो खुद कहेंगे कि सीट्स लिमिटेड हैं, तो ये क्यों पास हो जाए, तो वो आपको खुद गलत बताएंगे। और मैथमेटिक्स आपको नहीं आती है, तो वो गलत बता के जो है ना आपकी मार्क्स, वो भी जो आपको आते होंगे एक दो में, जिसमें आपको कुछ ना कुछ लगता है कि ये शायद सही हो जाए, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे इस चक्कर में ना आए, आप अपनी मेहनत करके जाएं, जो आपको कुछ आता है उस पर ट्रस्ट करें, और किसी लोगों से नहीं पूछें। मैंने जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है ना किसी भी टेस्ट में ना ही कॉपी की है, न किसी से एक क्वेश्चन भी पूछा है। जितने मुझे आते होते हैं वही मैं अटेम्प्ट करता हूँ, बाकी इधर उधर देखने की कोई मैं कोशिश नहीं करता। मैं अपने आप पे डिपेंड करता हूँ, जो मुझे आता है वो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, भले कितने भी क्वेश्चन सही हो। तो यही सक्सेस होती है। बाकी किसी पे डिपेंड करना तो वो कामयाबी नहीं है, वो एक कामयाबी का राज नहीं है। वो एक जो है ना वो जाहिल इंसान की कैरेक्टर है, या ऐसे समझे कि जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो सक्सेस के लिए नहीं भागना चाहता, वो करता है। तो आप कोशिश करें ऐसी जो है प्रैक्टिस ना करें। इसी प्रैक्टिस की वजह से आपकी टेस्ट कैंसिल भी हो सकती है, आपका इन्विजिलेटर जो है वो पेपर को जो है वो कॉपी कैसे भी कर सकता है। तो बेहतर है ऐसी प्रैक्टिस कोई भी नहीं करें, आप अपनी मेहनत करके जाएं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? सर पेपर का बता दें कि नवंबर में चांसेस हैं या नहीं। चांसेस देखे जाए तो कम है, क्योंकि अभी तक कोई सिलेबस भी नहीं आया, शेड्यूल भी नहीं आया, और अभी ये इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो लगता तो मुश्किल है। बाकी में भी हो जाए, आप तैयारी तो करें, सर दिसंबर में होने। तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी एक्चुअली आजकल स्लो हुई हुई है, क्योंकि मेरे एमफिल के एग्जाम्स भी करीब हैं। इस वजह से मेरी तो यही दुआ है कि ना हो, नवंबर तो बिल्कुल ही ना हो। मुश्किल है, नवंबर में है भी मुश्किल, दिसंबर में मुझे लग रही है चांसेस के दिसंबर में होंगे। ओके। बाकी स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें, अपने अपने क्वेश्चंस, किसी के पास जो भी क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी मीटिंग भी खत्म होने वाली है, आपको पता है कि ये 30 to 40 मिनट्स अच्छा की। सर, आप काइंडली जो है ना इस्लामियत का अगर है उसके अंदर शेड्यूल में, तो आप इस्लामियत के नोट्स भी प्रोवाइड कर दें, और बाकी साइंस की जो क्लासेस है ना आप वो स्टार्ट करवा दें। हम्म। कल से साइंस से स्टार्ट करेंगे, और आज ही मैं कर रहा था, फिर मुझे याद आ गया कि स्टूडेंट्स को कुछ अटेम्प्टिंग टेक्निक के हवाले से बताना है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए आज हमने ये क्लास रखा है। बाकी कल से इंशाल्लाह हम जो है वो साइंस को ही स्टार्ट करेंगे। बाकी इस्लामियात के नोट्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी उसकी टेक्निकल चीजें हैं ना, जहाँ मुझे लगती हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस्लामियात के, वो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नो इशू, नो इशू, ऑलवेज वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर उर्दू के नोट्स भी शेयर कर दीजिए। उर्दू के मैंने कर दिए थे, उर्दू के ना ग्रुप में पढ़े हैं मैंने, जो पर्सनल है वो भी स्टूडेंट्स को शेयर किए थे पर्सनल में भी। वो मेरे अपने तो बनाए नहीं हुए हैं, क्योंकि उर्दू पे मैंने कभी काम नहीं किया। बाकी दूसरे किसी एकेडमी के थे, तो वो मैंने शेयर किए थे आपसे, वो आप देख लें ग्रुप को या चैट को। एनी अदर क्वेश्चन?
सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए या किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ऑल इज ओके। सर साइंस कैटेगरी में सोशल स्टडी आ रहा है, तो वो कौन सी क्लासों का कहाँ तक पढ़ें? क्योंकि पाकिस्तान स्टडी तो 9 से स्टार्ट है और हमारे सिलेबस में सोशल स्टडी है। हाँ, तो सोशल स्टडी क्लास 3 से लेकर 8 तक पढ़ लें, लेकिन उसके मैं नोट्स आपको दे देता हूँ, वो आप पढ़ लें। मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ सोशल स्टडी के, एक तो मैंने शेयर भी किए थे, वो भी अच्छे हैं, वो भी पढ़ लें। और जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के नोट्स है ना, उसके मैंने वन लाइनर निकाले थे। मैंने मेहनत की थी कि क्लास 3 से लेकर 8 तक मैंने पॉइंट्स निकाली थी, वो भी मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में। और क्वेश्चन? जो भी क्वेश्चन है कोई भी पूछ लें। क्वेश्चंस नहीं है? क्लियर हो गई बात? सबकी बात क्लियर है? तो हम